स्वागत है जी आपका इस यूपीएससी की यात्रा के अंदर। यूपीएससी की यात्रा इसलिए क्योंकि यूपीएससी की एक लंबी यात्रा होती है। जब आप यूपीएससी में सिलेक्ट होकर आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसी ही चुनौतियां बनी रहती है जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम के टाइम फेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका ओहदा बड़ा होता जाएगा आपकी चुनौतियां भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो आप ये की यात्रा ही है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आपके जो मेन लक्ष्य है वह है देश की सेवा करना। ठीक है, अब वैसे ही आप अभी पढ़ाई करके अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं ताकि आप आने वाले भविष्य में देश की रक्षा या देश की सेवा अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ये एक यात्रा ही है। ये वीडियो क्या है, थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इतने क्वेश्चन है, इसको अगर हम विस्तार से अच्छे से डिस्कशन करें तो इसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है। तो आप धैर्य बना के रखिए, मगर इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप के मन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिससे प्रति आपके अंदर दुविधा हो या आपको ऐसा लगे भी मैं यूपीएससी की तैयारी करूं या ना करूं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आराम से देखें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले सबसे पहले मन में यही आना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें धैर्य रखूं। धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूपीएससी के अंदर। जल्दबाजी वालों के लिए यूपीएससी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में कभी भी यूपीएससी किसी ने आज तक ना ही तो क्लियर किया है ना ही आगे कर पाएगा, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है वह इतना लंबा और इतना विस्तार है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको करते जाओगे तो आपको वह पेपर बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप उसमें जल्दबाजी करोगे, भाग दौड़ करोगे, तो ये पेपर आपसे क्लियर होने वाला नहीं है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे जो मन में ख्याल है या जितनों से मैंने डिस्कशन किया है, सबके मन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मेरे मन में भी यही क्वेश्चन आए थे। तो इन क्वेश्चनों का अगर आप अच्छे से आंसर ढूंढ पाते हैं, ठीक है, अच्छे से आंसर मिल जाता है, तो आप ये समझो भाई आप यूपीएससी की आधी तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं या उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनको इन क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके तैयारी का जो समय है वह लंबा हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन मन में यही आता है कि यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें। ठीक है, हमारे मन में आता है जब भी हम ऐसा सोचते हैं यार भी मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि अब मैं शुरू कहाँ से करूँ। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम करेंगे भी यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो ये भी बात ज़रूरी है, क्योंकि मन में ये क्वेश्चन आता है भी ठीक है मैंने सोच लिया भी मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, पर मैं करूँ कैसे उसकी तैयारी, ये भी हम देखेंगे। दूसरा है यूपीएससी के लिए जो हम ग्रेजुएशन करते हैं या जो स्नातक करते हैं उसके अंदर कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि मेरे तो बहुत कम मार्क्स हैं या बहुत कम अंक है, इस हिसाब से क्या मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ या उसके एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ये भी क्वेश्चन हमारे अंदर दिमाग के अंदर आता है। उसके बाद में हमारे मन के अंदर क्वेश्चन आता है यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या क्यों मैं तो इतना नहीं पढ़ पाता हूँ, क्या मैं यूपीएससी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये भी हमारे अंदर क्वेश्चन आता है। तो ऐसे हम जो क्वेश्चन जो आपके अंदर ये क्वेश्चन है उसका भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह हमारे अंदर आता है भी क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग ज़रूरी है, ज़रूरी है तो कितनी ज़रूरी है, तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं आप में से जो फाइनेंशियली यानी वित्तीय रूप से इतने अच्छे नहीं हैं भी आप यूपीएससी की तैयारी के लिए लाख या 1.5 लाख या 2-3 लाख रुपए तक खर्च कर पाएँ। क्योंकि जब आप दिल्ली जाके तैयारी करते हैं तो सिर्फ कोचिंग की फ़ीस ही नहीं होती, उसके साथ में आपको वहाँ पे रहने का खर्चा होता है, आपकी बुक्स होते हैं उनका भी खर्चा होता है, आपके खाने पीने का खर्चा होता है, इसके बाद में मिसलेनियस और भी खर्चे होते हैं। तो इस हिसाब के आपका जो टोटल खर्चा है एक ही साल का लगभग 2 से 3 लाख रुपए हो जाता है, वो कि एक काफ़ी बड़ी रकम होती है, छोटी रकम नहीं होती एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि क्या कोचिंग ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं कोचिंग ना करूं तो क्या आईएएस नहीं बन पाऊंगा, तो ये भी का क्वेश्चन हम अच्छे से देखेंगे। इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है मन में आता है यार यूपीएससी के लिए अंग्रेजी आना या इंग्लिश आना कितना ज़रूरी है। हम सोचते हैं भी हमें इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हम यूपीएससी नहीं कर पाते, या हमें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हम यूपीएससी नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीएससी तो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम वालों को सिलेक्ट करता है, हिंदी मीडियम वालों को सिलेक्ट नहीं करता है। इस मिथ्या को भी हम तोड़ेंगे, क्या सच में ऐसा कोई भेदभाव है या नहीं है, ये भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हम देखें जो यूपीएससी के लिए जो हमारा टाइम टेबल है वह किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, कई प्रकार क्या होता है अभी हम टाइम टेबल बनाते हैं, पढ़ते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, कुछ समय बाद दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं, फिर तीसरा, इस प्रकार से टाइम टेबल बनाने का सिलसिला चलता रहता है। और किसी भी एक फाइनल टाइम टेबल को हम कभी भी नहीं बना सकते, नहीं उसको हम फॉलो कर जाते हैं। इस प्रकार की जो समस्या होती है वह हमारे सामने आती रहती है। ठीक है,
फिर हम इसके बाद में देखें तो यूपीएससी का सिलेबस क्या है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का सिलेबस नहीं समझ पाएंगे तब तक हम किसी भी कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वह यूपीएससी का है, चाहे वह आपका कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, या कोई एसएससी का या सीजीएल का है, या फिर उसके बाद में आपका कोई नॉर्मल के कॉलेज का एग्ज़ाम भी क्यों न है, या +2 का एग्ज़ाम भी क्यों न है, उसके लिए भी सिलेबस सबसे पहले ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि हमें पता है यूपीएससी के लिए हम हर तरफ से सुनते हैं भी स्मार्ट स्टडी। ये स्मार्ट स्टडी है क्या? ठीक है, क्या यूपीएससी के लिए किसी विशेष प्रकार की स्टडी की आवश्यकता होती है, या हम जो नियमित रूप से पढ़ते हैं वही स्टडी ज़रूरी होती है? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के पढ़ने के लिए एक अलग प्रकार की आपको रणनीति अपनाने की ज़रूरत होती है, उस पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर उसमें आता है भी यूपीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा भी हमसे किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं यूपीएससी, किस प्रकार का व्यक्तित्व हमसे चाहती है, तो हम क्या करेंगे, उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसका भी हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर हमारे अंदर मन में दुविधा आती है भी यूपीएससी के लिए हम सोचते हैं भी हर जहाँ भी कोई भी इंटरव्यू देखते हैं, कोई भी कहते हैं तो सबसे पहले एक ही बात आती है भी न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो किस टाइम ज़रूरी है? ठीक है, तो ठीक है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है भी ठीक है, हमने देख लिया भी न्यूज़पेपर पढ़ें, तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, ये भी काफ़ी दुविधा है, क्योंकि जब हम किसी अलग अलग व्यक्ति से बात करते हैं तो हर व्यक्ति कोई अलग न्यूज़पेपर बताता है। ज़्यादातर व्यक्ति द इंग्लिश मीडियम वाले वह कहते हैं द हिंदू पढ़ो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले कहते हैं दैनिक जागरण पढ़ो, जनसत्ता पढ़ो, दैनिक भास्कर पढ़ो, या और बहुत से न्यूज़पेपर का नाम बता देते हैं। साथ ही साथ बीच में आपको एग्जाम्पल इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द ट्रिब्यूनल हो गया, ऐसे बहुत से अखबार हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे आपको पीआईबी पढ़ो, साथ में मैगजीन पढ़ो। ठीक है, इतने सारे आपको मटेरियल बताते हैं भी आप उनको नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। ठीक है, उसमें भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे भी यूपीएससी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जब भी हम देखते हैं तो हमें ढेर सारी किताबें बता दी जाती है भी आपको कम से कम हज़ारों किताबें पढ़नी पड़ेगी, लाखों किताबें पढ़नी पड़ेगी। कई कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें ये कहते हैं सिर्फ 5 किताबें पढ़ लो उससे भी यूपीएससी हो जाएगा। तो ये भी हम देखेंगे भी क्या सिर्फ 5 किताबें पढ़ने से यूपीएससी हो सकता है, या उसके लिए हज़ारों किताबें पढ़नी पड़ती हैं, या कुछ चुनिंदा किताबें हैं उनको ही पढ़ना पड़ता है, ये भी हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे भी सही आप तैयारी करने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आता है भी कितना टाइम लग जाएगा मुझे यूपीएससी क्लियर करने के अंदर। यह मन में क्वेश्चन रहता है भी क्या पता भी मेरे को कितना टाइम लगे, आज मैं तैयारी करना शुरू कर रहा हूँ, क्या पता मेरे को कितना टाइम लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे। कुछ ऐसे हैं जो 1 साल में क्लियर कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 5-5 6-6 साल हो गए तैयारी करते हैं, आज तक भी नहीं हुआ, जिनका प्री एग्जाम भी नहीं हुआ, ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो हमारे दिमाग के अंदर उपज होते हैं, तो कहीं ना कहीं वह हमें डिस्टर्ब करते हैं, हमें जो लक्ष्य होते हैं उससे भटकाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चन का आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, और इसमें अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपके मन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ ये है भी आपको वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर। जो पहला क्वेश्चन है भी यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। इससे पहले हम एक बार थोड़ा सा झलक देख लेते हैं भी जो यूपीएससी का पेपर होता है वह किस प्रकार से यूपीएससी हमसे पेपर लेती है। हम जाते हैं जो यूपीएससी का जो सीएससी का पेपर होता है, जिसको बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है, जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसी हम सर्विस है जो हमें सेवाएं देनी पड़ती है सरकार को, उसके हम जो पेपर होते हैं वह 3 स्तर में लिए जाते हैं। सबसे जो पहला स्तर होता है वह उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, या इंग्लिश में ज़्यादातर नाम है प्रीलिम एग्जामिनेशन। ठीक है, हमने देखा अभी प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, एक आपसे सुबह मॉर्निंग में लिया जाता है और एक आपको शाम को लिया जाता है। ठीक है, 2 पेपर एक दिन में होते हैं। जो पहला पेपर होता है वह जीएस का होता है, जिसको हम जनरल स्टडीज़ बोलते हैं। यहाँ पे भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जीएस शब्द लिखा है, न कि जीके शब्द लिखा है। जीएस और जीके दोनों शब्दों में बहुत ही नॉर्मल देखा जाए तो जैसे हम नॉर्मल देखते हैं कुछ नहीं है, मगर दोनों में बहुत अंतर है। यूपीएससी के लिए हमें जीके नहीं जीएस पढ़ना पड़ता है, यानी जनरल नॉलेज नहीं जनरल स्टडी पढ़ना पड़ता है। जनरल नॉलेज क्या हो ये भी हम अच्छे से देखें भी जनरल नॉलेज क्या है और जनरल स्टडी क्या है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा पेपर आता है इसका कौन सा, सी सेट का पेपर आता है। ठीक है, सी सेट के पेपर में क्या होता है, इसमें अंदर आपका जो बेसिक जो होता है जैसे मैथ रीजनिंग जैसे कंपेरिजन टाइप के, जो कहीं ना कहीं एक है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ये एक प्रकार का आपका एटीट्यूड होता है, उसको ये चेक करता है। ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको केवल 33% अंक लेने देते हैं।
200 नंबर का ये पेपर होता है, आपको लगभग 66 नंबर इसके अंदर कम से कम लेने होते हैं। यानी 66 नंबर के, यानी आप ये मानो इसके कम से कम आपको 67 नंबर इसके अंदर आपको लेने होते हैं। इतना आप कर लेते हैं, क्योंकि जो इसकी जो कट ऑफ लगती है वह कितनी, जो चयन किया जाता है वह आपका जीएस के मार्क्स के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या कहते हैं हम, कट ऑफ लगती है। उसके बाद जो उम्मीदवार चुनित होते हैं, यानी जो चयनित जो उम्मीदवार होते हैं उनसे क्या लिया जाता है, मुख्य परीक्षा ली जाती है, जो जिनकी संख्या लगभग 10 से 15,000 के मध्य में होती है। कई बार पोस्ट ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी हो सकती है, कम हो तो लगभग 10,000 के आसपास तो होता ही होता है, ठीक है। आगे इसके अंदर उसके बाद उनसे मुख्य परीक्षा ली जाती है, जिसके अंदर 9 पेपर होते हैं, ठीक है। जो पहला पेपर होता है वह हमारी एक कोई भी भारतीय भाषा होती है। कौन कौन सी भाषा, इसके अंदर 22 भाषाएं होती हैं जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अंदर सम्मिलित है, ठीक है। वह 22 भाषा में से आप कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदी है, हिंदी हो गई, ठीक है। उसके बाद में उर्दू है, कन्नड़ है, पंजाबी है, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको सूटेबल लगे। ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वह हिंदी भाषा को चूज़ करते हैं, तो इसके अंदर हिंदी भाषा के हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। भी आपने एक पेपर हिंदी भाषा का जो सिर्फ क्वालिफाई है, यानी जो 300 नंबर का हो गया, तो इसका भी आपको लगभग 33% के आसपास अंक लेने होते हैं। अगला इसके बाद में पेपर 2 आता है, जो अंग्रेजी का पेपर होता है। ये भी कंपलसरी होता है, ये भी हमें क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके अंदर भी हमें कम से कम 33% अंक लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए भी हमें सामान्य प्रकार की अंग्रेजी आनी चाहिए, ज़्यादा विशेष हमें अंग्रेजी के अंदर ज़रूरत नहीं है, मगर सामान्य अंग्रेजी आनी चाहिए ताकि हम कुछ बोल पाएँ, कुछ समझ पाएँ और कुछ थोड़ा बहुत लिख पाएँ, ठीक है। पर सामान्य मतलब इतना भी सामान्य नहीं है भी आप बिल्कुल ही हल्की फुल्की इंग्लिश जानते हो, थोड़ा बहुत आपको अच्छा सहन है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का कर रहे हैं तो आपको इतना आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ठीक थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हो, ठीक है। यानी इंग्लिश में आप अड़े ना कहीं। अगला है इसका जो पेपर 3 आता है, या जिसको बोलते हैं एक निबंध का पेपर होता है, जिसके अंदर आपको 2 निबंध दिए जाते हैं। उसमें से यानी भाग 1 और भाग बी होता है, या भाग ए और भाग बी, उसमें से आपको 4 निबंध दिए होते हैं। उसमें से आपको एक निबंध चूज करना होता है, वो आपको लिखना पड़ता है कम से कम 1000 वर्डों के अंदर, ठीक है। वो कितने 250 अंकों का होता है, ठीक है। अब ये दो क्या होता है, क्वालिफाई होते हैं। आगे जो पेपर हैं सभी के सभी उनमें से मार्क्स आपके दिए जाते हैं और उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है, जो फाइनल लिस्ट लगती है। उसके बाद में आपका जो पेपर 4 जिसको हम जीएस पेपर 1 बोलते हैं, या जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 होता है, वह भी कितने 250 अंक का होता है। फिर उसके बाद में पेपर 5 आता है, जिसको हम जीएस पेपर 2 बोलते हैं, या फिर सामान्य अध्ययन का पेपर 2 बोलते हैं, जिसका वह भी कितना 250 अंकों का होता है। फिर उसके बाद में पेपर 3 जीएस पेपर 3 आता है, फिर 4 आता है। फिर उसके बाद में आपके जो पेपर 8 हैं वह आपके वैकल्पिक विषय, क्योंकि यूपीएससी के अंदर आपको कोई भी एक वैकल्पिक विषय लेने होते हैं, जिसमें से आपको उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कहेंगे तो उन सब्जेक्ट हिसाब से सिलेबस की हम वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। इसके बाद में ये मुख्य परीक्षा के बाद में आपकी एक लिस्ट लगती है, जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में क्या होता है, आपका व्यक्तित्व प्रशिक्षण होता है। व्यक्तित्व प्रशिक्षण का अर्थ आता है कि इसमें आपके अंदर जो आपका ज्ञान है उसका चेक नहीं किया जाता, कहीं कहीं आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसका प्रशिक्षण किया जाता है। मानो आपसे वहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा हो सकता है भी 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने नए पढ़े हों, उसके बारे में आपको जानकारी न हो। अगर आप 10 के 10% का सॉरी आंसर देते हैं, ये आंसर देते हैं अभी सॉरी सर मुझे नहीं आता है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर जो आपको सॉरी कहने का जो लहजा है, उसमें ये देखा जाता है कि कितना आप उसमें आत्मविश्वासी है, ठीक है। यानी आप कितनी विनम्रता से इस बात को मना करते हैं कि सर मैंने ये नहीं पढ़ा है। कुछ आपको वहाँ पे सिचुएशन भी दी जाएंगी। हाँ, सिचुएशन के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आंसर देने होंगे, किसी भी प्रकार से हो, वह आप जैसे जैसे तैयारी करते जाएंगे आपके अंदर इस प्रकार का व्यक्तित्व का प्रशिक्षण होता जाएगा, आपका व्यक्तित्व का ये सा यानी विकास होता जाएगा, ताकि उनका आंसर का उत्तर दे पाओ, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर जो फाइनल कट ऑफ जो लगती है वह 225 नंबरों के अंकों में से लगती है, 2025 अंकों में से जो कट ऑफ लगती है। तो जिसके आधार पर फाइनल जो पोस्टें दी जाती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसी कुछ बहुत सी सुविधाएं जो सेवाएं होती है जो आपको मिलती हैं, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहला, जिसमें यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले जो यूपीएससी की, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी यूपीएससी की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ये प्रॉब्लम ही है कि आपकी तैयारी जाती कहाँ तक है। क्या पता आपकी तैयारी एनसीईआरटी 6 क्लास के चैप्टर 1 पर आके ही खत्म हो जाए,
वहाँ पे भी आपका आत्मविश्वास गिर जाए, या आपका आत्मविश्वास इतना दृढ़ हो भी आप जब तक यूपीएससी के फाइनल कट ऑफ में अपना रैंक या अपना पद निर्धारित नहीं कर लेते तब तक आप अपना संघर्ष जारी रखो। तो आप ये मानो भी आप अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप यूपीएससी की तैयारी तो आपकी शुरू हो चुकी है, मगर आपका सही डायरेक्शन क्या हो। ऐसा ना हो कि आपने 6-7 महीने या 1 साल पूरा लगा दिया हो, फिर भी आप कुछ कन्फ्यूजन रहते हो भी यार मैं सही डायरेक्शन में हूँ या गलत डायरेक्शन में हूँ। ठीक है, कहीं मैं गलत रास्ता या गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ चुका हूँ यूपीएससी की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ये वीडियो है आप ध्यानपूर्वक देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जल्दबाजी वालों का कोई काम नहीं है। जो जल्दबाजी करता है वह यूपीएससी क्लियर कभी नहीं कर पाता। ठीक है, इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर हमेशा ही कहते हैं भी कछुआ ही रेस जीतता है, खरगोश कभी भी रेस नहीं जीतता है। जो खरगोश होता है वह क्या करता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनको स्किप करके आगे भागता चला जाता है, जिसकी वजह से वह पीछे रह जाता है। जब यूपीएससी का पेपर होता है तो वह फिर पेपर में रह जाता है या फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। आप सिलेबस को यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे वहाँ से दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है जो एक चैनल है मेरा, उस पर मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि जो सिलेबस आप यूपीएससी से डाउनलोड करेंगे वह कम से कम आपका 50 से 60 पेज का होगा, जो एक बार में पढ़ने से इतना पॉसिबल नहीं है, इतने अच्छे से आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो सारा आपको पढ़ना भी नहीं है, जो जो पढ़ने वाली चीज़ है आप कहोगे तो वो 2 या 3 पेज के मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, यानी जो पेज है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, उसको 2-3 बार पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, उसको समझने का प्रयास मत कीजिए। समझने का मतलब ऐसे है कि अभी आपने कुछ भी तैयारी शुरू नहीं की है। अगर आप तैयारी शुरू करते थे या आपने कुछ पढ़ा होता तब तो आपको वह पूरा समझ में आ जाता, क्योंकि अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। तो सिर्फ आपको ये देखना है भी हाँ ये चीज़ें यूपीएससी चाहती है, वो होती क्या है वो हम वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेंगे, वो चीज़ होती क्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है, उसको 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको क्या करना है, देखना है। ठीक है, यानी आपको इस चीज़ का प्रयास नहीं करना है भी वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वह उनके लिए हैं जो तैयारी कर चुके हैं। मगर आपको क्या करना है, सिर्फ इतना है भी उस पेपर को देखना है। आप उस कोई भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ें, चाहे आप एक दिन में 10 क्वेश्चन ही पढ़ें। मैं नहीं कह रहा अभी आप पूरे पेपर पढ़ें, नहीं, अब 10 क्वेश्चन ही पढ़ें, मगर 10 क्वेश्चनों को कम से कम 2 या 3 बार जरूर पढ़ें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा अभी आप फ्यूचर में या भविष्य में कभी भी आप पढ़ते हैं तो जिससे क्या होगा भी आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा भी यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैं ये पढ़ रहा हूँ, अगर यूपीएससी में मुझे क्वेश्चन बनाने के कह दिया जाए तो मैं किस प्रकार का क्वेश्चन बनाऊंगा यूपीएससी के लिए, तो आपका इसका एक आइडिया हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पहले यूपीएससी का पेपर जाके आपको क्या करना है, देखना है। यह भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से बस कह सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा 2022 का, 2021 का, जिस ईयर का कहोगे। पहले आप 2022 का देखें, क्योंकि हमें सबसे लेटेस्ट चीज़ को देखना चलता है। ठीक है, 2022 का आप पेपर देखें, सिर्फ देखें, उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करें। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो फिर आपका जो आत्मविश्वास है वह कम हो जाएगा, क्योंकि आप वह सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सॉल्व केवल वही कर पाएगा जिसकी उसमें अच्छे से तैयारी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 या 3 बार उसको देखना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आप जो सिलेक्टेड पर्सन है उनके इंटरव्यू देखने हैं। अब इंटरव्यू के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है भी उस व्यक्ति के अंदर कितना धैर्य है, यानी कितना स्थिरता है उस व्यक्ति के अंदर। आपको जल्द या उस व्यक्ति के अंदर आपको जल्दबाजी नहीं मिलेगी, कितना ठहराव से उसने अपनी तैयारी को की है। अब ये मत देखना भी इसके पास कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, मैं तो इसके बराबर हूँ ही नहीं। ये ज़रूरी नहीं है अभी जो व्यक्ति आपके समय में था वह व्यक्ति तो क्या वह इतना टैलेंटेड या इतना ज्ञानी था, क्या पता वह आपसे नालायक हो, इतना नहीं जानता हो, मगर तैयारी करते करते उसने अपना व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से बना लिया जिस प्रकार से आप देख रहे हो। क्योंकि आपकी और तुलना अभी उसके साथ आप नहीं कर सकते अपनी तुलना, क्योंकि वह अपना तैयारी 2-3 साल से तैयारी करने के बाद वहाँ पर उस स्थिति पर है और आप अभी जीरो पर हैं। तो जीरो से आपको वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, अपना व्यक्तित्व धीरे धीरे बनाना होगा।
ठीक है। तो आप इस चीज़ पे टेंशन ना ले भी ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्या मैं इस जैसा बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हो, क्योंकि जब वह उसने तैयारी शुरू की थी तो क्या वह आपसे आपके जैसे था? आपसे कमज़ोर भी हो सकता है, आपसे होशियार भी हो सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है भी वो आपकी तरह हो। ज़्यादातर ऐसा होते हैं भी हम क्या करते हैं भी जो उसका व्यक्तित्व हम आज के व्यक्तित्व के साथ कंपेयर करते हैं और फिर हम क्या करते हैं अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर देते हैं, जिसका नुकसान हमें झेलने को मिलता है। अपना आत्मविश्वास गिर जाता है और हम तैयारी को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत करना चाहिए। इससे क्या होगा भी, क्या हमारा जो विश्वास है या अपना खुद पर जो विश्वास है वह धीरे धीरे कम होगा और हम तैयारी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कभी भी हमें उसके साथ कंपेयर नहीं करें, सिर्फ हमें उसका धैर्य देखना है भी कितनी स्थिरता है उसके अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है इंटरव्यू के अंदर, उस इंटरव्यू को देखना है सिर्फ अच्छे से। ठीक है, एक दो आप एक का देख सकते हो, दो तीन चार जितना भी आपको टाइम हो उस हिसाब से आप उसको देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक देख लिया, 1 मिनट का वक्त नहीं लिया, अगले इंटरव्यू चला दिया, तो आप समझ नहीं पाओगे। आपने एक का इंटरव्यू देखा, उसके जो क्वेश्चन आपके एक दिन में आपके दिमाग में वह बार बार यानी जो राउंड राउंड घूमेंगे, तो आपके मन का जो दिमाग है वह कहेगा भी ठीक है यार, इसका व्यक्तित्व ऐसा तो मेरा भी व्यक्तित्व ऐसा बन सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है भी यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। अब कैसे का अर्थ ऐसा नहीं होता भी हमें किताबें पढ़ ली, स्टार्ट कर दी, किताबें उठा लाए, उनको पढ़ना शुरू कर दिया तो हमारी यूपीएससी की तैयारी शुरू हो गई। नहीं, यूपीएससी की तैयारी से पहले क्या है भी हमें एक प्रकार की धीरे सी नेट प्रैक्टिस कहते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम नेट प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें कुछ बदलाव करने होते हैं, फिर हमें अपने तैयारी की तरफ जाना होता है। सबसे पहले हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, हमने हमारी जो पढ़ने की आदत है उसको विकसित करना पड़ता है। यानी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है हमने आज यूपीएससी की तैयारी की, हम बहुत ढेर सारी किताबें ले आए मार्केट से, उनमें से पढ़े, पहले दिन हमने 8-9 घंटे अच्छे से पढ़ा, दूसरे दिन हमने पढ़ा नहीं, एक हफ्ते ही नहीं पढ़ा, तो इससे क्या होगा भी हमारा जो मानसिक स्थिति है वह हिल जाएगी। हम कह सकते हैं भी कहीं ना कहीं जो हमारा जो जो मस्तिष्क है वह ये समझ नहीं पाएगा अभी ये करना क्या चाहता है। एक दिन तो इसने इतना पढ़ा, अब ये एक हफ्ते से पढ़ ही ना रहा है, तो इस प्रकार से क्या होगा भी हमारा मस्तिष्क इस आदत को ढाल नहीं पाएगा, पढ़ने की आदत को। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे 1 घंटा 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर आधे घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, इस प्रकार से धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। फिर अगला कहता है भी हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल सही, फिर हमें जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा यूपीएस जैसे बड़ा एग्जाम करना बहुत मुश्किल होता है। हमें अपने पे विश्वास रखना होगा, हमें ये मान के चलना होगा जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो सही है, गलत नहीं है वो। ठीक है, इसका प्रशिक्षण कैसा होगा भी, धीरे धीरे आप हमेशा यूपीएससी का सिलेबस देखते रहेंगे। जब तक आप यूपीएससी का सिलेबस देखते रहेंगे आप हमेशा सही ट्रैक पर रहेंगे, और जिसकी वजह से आपका जो आत्मविश्वास है वह भी बना रहेगा। अगला है मेहनत करना सीखना चाहिए। इससे क्या होता है भी हमें क्या भी मेहनत करने की आदत नहीं है। आज तक जिस प्रकार से हम पढ़े हैं, हम जैसे जो पेपर होता है उसे 1 मंथ या 2 मंथ पहले पढ़ते हैं, आप में से कई होंगे जो पूरा साल साल पढ़ते हैं, मगर जो पढ़ने का तरीका था वह क्या था, एक रट्टू तोते का प्रकार का था। हम चीज़ें रट लेते थे, लिख लेते थे, इस प्रकार से अच्छे से समझ के आगे नहीं बढ़ते थे। ठीक है, तो वो क्या होती है, मेहनत होती है। मेहनत होता है अभी धीरे धीरे कोई चीज़ पर अध्ययन करना। अगर आपने आज 2 लाइनें पढ़ी है या 2 पेज पढ़े हैं तो उसको धीरे से एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश करें भी कितना आप उसको समझें, तो ये क्या होती है, आपकी मेहनत होती है। अगला होता है धैर्य रखने की कोशिश। यानी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। या आपने एक दिन ऐसा है भी आपने 1 हफ्ते पढ़ा और एक दिन में आपने नहीं पढ़ पाए, कोई कारण हो गया, तो आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, आपको उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कोई बात नहीं, एक दिन आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अगले दिन से फिर से शुरू करो। ठीक है, और धैर्य रखना पड़ता है। इसके लिए जल्दबाजी नहीं हो रही कि एक दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 1 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। सिर्फ धैर्य से 1 घंटा पढ़ रहे हो तो दूसरा दिन भी आप ऐसा करो भी 1 घंटा पढ़ो, तीसरे दिन 1 घंटा। आपको लगे भी 1 घंटा अब सूफी में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप थोड़ा टाइम बता दो, 2 घंटे कर दो, 1.5 घंटे कर दो, इस हिसाब से। फिर अगला उत्तेजित नहीं होना। उत्तेजित, क्योंकि यूपीएससी का जो हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी दिक्कत है, उत्तेजित बहुत जल्दी होते हैं। सबसे मन में यही ख्याल आता है कि मैं जब आईएएस बन जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे उत्तेजित होकर हम पढ़ते हैं। कुछ देर के लिए तो हम उत्तेजित होकर पढ़ते हैं, फिर बाद में हमारा जो यानी हमारा बल है वह कम होता जाता है, जिस प्रकार से क्या है भी हम धीरे धीरे डिप्रेशन, यानी हम कह सकते हैं भी नीचे का हमारा जो ग्राफ है वैसे नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है, मगर हमें एक स्थिर अवस्था में रहना है इस प्रकार से। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहना है। ठीक है,
फिर उसके बाद में जो अपने सही जो समय है हमारा सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो हम समय मोबाइल पर या किसी अन्य जगह पर वेस्ट करते हैं उससे हमें बचना चाहिए, धीरे धीरे कम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने मोबाइल हाथ में ही नहीं लिया हो, ठीक है, तो ऐसे आदत नहीं छूटेगी। ऐसा होगा अभी आप आज 2 घंटे फ़ोन चला रहे हैं तो कम कर दीजिए उसको। आज अगले दिन आप पौने 2 घंटा कर लीजिए, 15 मिनट कम कर दीजिए, 15 घंटे उसको पढ़ाई में लगाइए, ठीक है। अगर आप मोबाइल भी चला रहे हैं तो उसमें पढ़ाई जैसी चीज़ देखिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखिए। इन्फॉर्मेशन वीडियो यानी जो यूपीएससी से रिलेटेड है वही देखिए, फालतू की मत देखिए, क्योंकि वो नॉलेज आपके काम नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ, टाइम पास के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मगर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट बस, ठीक है। फिर है जो ख्वाबी दुनिया को छोड़ना, यानी हम क्या करते हैं भी, जो जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बड़े बड़े ख्वाब लेना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए कहता है नुकसानदेह होता है। तो इन जो ख्वाबी दुनिया होती है इनसे दूर रहना चाहिए। भी हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, हम ऐसे तैयारी करेंगे, हमारे पास इतनी पावर होगी, ये होगी वो होगी, तो ये सब छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तैयारी पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ठीक है। अगला जो हमारे मन में क्वेश्चन आता है भी, सबसे पहले हम देखते हैं भी जो यूपीएससी के अंदर जो हमारी ग्रेजुएशन है उसमें कितने मार्क्स की आवश्यकता होते हैं, कितने परसेंटेज चाहिए। भी मैं तो इतना नहीं पढ़ा, या मेरे नंबर इतने नहीं है, या मेरे अंक इतने नहीं है, क्या मैं यूपीएससी कर सकता हूँ। तो यूपीएससी से साफ साफ कहा है भी आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है उससे आपकी स्नातक होनी चाहिए। कितने भी परसेंटेज है, अगर आपके सिर्फ 33% अंक है, आप पास हो, बस सिर्फ पास होना चाहिए। आपको ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं है, और इससे भी कोई मतलब नहीं है भी अगर आपके 90% या इतने अधिक नंबर नहीं है तो आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी अलग है, नंबर की तैयारी अलग है, तो उसके साथ आप अपने आप को कंपेयर नहीं करें, ठीक है। तो आपका जितना भी आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, जितने भी कम मार्क्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा है तो भी आप ऐसा नहीं है भी दूसरों से बेहतर है, ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी का अलग एक रिस्पेक्ट होता है, उस हिसाब से अलग तैयारी होती है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए एक प्रकार का एक टॉनिक होगा, यानी ये आपका एक बोनस पॉइंट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे एक देख रखा है थोड़ा सा भी, जो जनरल कैटेगरी या सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार होते हैं वो 1 अगस्त तक उनकी आयु कितनी 21 वर्ष होनी चाहिए, और वह 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी एक जो उनकी आयु लिमिट है वह 21 वर्ष और 32 वर्ष के मध्य में सामान्य श्रेणी के अंदर। अगर व्यक्ति ओबीसी यानी एससी या एसटी कास्ट से संबंधित है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, उसको 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलते हैं, और साथ ही साथ आयु की सीमा उसके अंदर नहीं है। सॉरी, आयु क्या उसके स्तर नहीं है, यानी वह कितने भी अटेम्प्ट दे सकता है जब तक उसकी आयु नहीं होती। अगला कहता है जो ओबीसी है उसको आपको तीन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलते हैं, और 3 ही वर्ष आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी 32 और 35 वर्ष मिलते हैं, और आपको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो आपको 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेंगे, और आपको 9 अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये लगभग आपको हर वीडियो के अंदर हर कोई भी बता देगा, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये लगभग आप जानते भी होंगे, ठीक है। अगली जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, सबसे मन में यही रहता है भी हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई कहता है 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, कोई कहता है 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। कोई कहता है मैं तो 6 घंटे पढ़ता हूँ। तो हर का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर का अलग अलग अपनी क्षमता होती है, उसके आधार पर वह बताते हैं। मगर आपको क्या करना है, आपको पहले अपनी क्षमता को देखना है भी आप कितनी देर तक पढ़ पा रहे हो, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो, 10 मिनट भी क्यों ना हो, जरूर नहीं 1 घंटा, आप 10 मिनट ही पढ़ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ 10 मिनट ही पढ़ें, ठीक है। इससे क्या होगा भी, आप 10 मिनट कर रहे हो भी मैं तो इतना ही पढ़ पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो क्या होगा अभी जो आपका सिलेबस है वह थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। जो सिलेबस 1 वर्ष में ख़त्म होना था, अगर आप 2 घंटे पढ़ते तो आपका वह सिलेबस 1.5 वर्ष में पूरा होगा, यानी लगभग हम कह सकते हैं 1.5 या 2 वर्ष में पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं आप जो घंटे का निर्धारण कभी भी ये करके ना करें भी मेरे को 6 घंटा पढ़ूंगा तो मैं ये IAS क्लियर कर दूंगा, ये यूपीएससी क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल नहीं है। आप 1 घंटा पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, 2 घंटे, मगर जितना भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आपको लगता है भी मैं 2 घंटे सिर्फ अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो सिर्फ आप 2 ही घंटे पढ़ें, आपको ज़रूरी नहीं आप 8 घंटे पढ़ें। किसी की नहीं क्षमता होती 8 घंटे पढ़ने की, तो वह 8 घंटे नहीं पढ़ सकता। अगर आप 2 घंटे अच्छे से पढ़ पाते हैं तो आप 2 घंटे ही पढ़िए, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अभी आप +2 में हैं या BA कर रहे हैं या सॉरी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या कोई भी कुछ भी साथ में कर रहे हैं, अगर आप कर भी चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वह, क्योंकि जब जब जैसे जैसे आपका इसके अंदर इंटरेस्ट बनता जाएगा आपका समय भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपका जो समय का जो निर्धारण है वह केवल और केवल आप अपने क्षमता के अनुसार करें, किसी की बातों में ना आए।
कोई कहे भाई मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो कहो भाई कोई बात नहीं भाई, तू 12 घंटे पढ़, मैं तो 2 घंटे पढ़ पाता हूँ, मैं तो 2 घंटे ही पढ़ूंगा। ज़रूरी नहीं है आप 2 घंटे में पढ़ो, क्या पता आपने 2 घंटे के अंदर 20 पेज पढ़े, आप 20 में से 20 पेजों को इतने अच्छे से समझ चुके हो कि अगर आपके 20 में से कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो आप उसका आंसर देने के लिए कैपेबल हो। जो 12 घंटा पढ़ा है उसने 60 पेज पढ़े हैं, 60 के से 100 पेज भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं है, मगर हम एग्जाम्पल के तौर लेते हैं कि अगर कोई पढ़ भी लेता है, जैसे 100 पेज किसी ने पढ़ लिए, मगर उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए पहले 2 पेज से भी, तब भी वह नहीं बता पाता है, तो क्या फ़ायदा इससे 100 पेज पढ़ने का। इससे अच्छा तो आप वो भी कम से कम आपने 20 पेज पढ़े हैं, उसमें से 18% में से अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसका आंसर तो दे पा रहे हो। तो इससे अच्छा आप थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। तो अपनी क्षमता के अनुसार अपना टाइम टेबल को घंटे का निर्धारण करें। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है अभी आप 10 मिनट पढ़ पा रहे हो तो पूरी उम्र 10 मिनट ही पढ़ोगे, नहीं। अभी आप 10 मिनट पढ़ पा रहे हो तो धीरे धीरे आपका समय भी बढ़ जाएगा, और आपका जैसे जैसे इसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका समय भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला हमारे अंदर क्वेश्चन आता है भी यूपीएससी के लिए कोचिंग कितनी आवश्यकता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है भी, यह क्या कई लोग होते हैं जो कोचिंग करना नहीं कर पाते, क्योंकि कोचिंग की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे सोचने मात्र से ही हम कह सकते हैं भी, हम कह सकते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई कई जो कोचिंग सेंटर जैसे 1-1, 1.5 लाख तो उनकी फ़ीस होती है। उसके अलावा अगर आप वहाँ पर रहते हो, खाना है, उसके बाद में आपकी किताबें हैं, कुछ मिसलेनियस खर्चे हैं, सारा टोटल करोगे तो आपसे 2 से लेकर 4 लाख रुपए तक का खर्चा बैठ जाता है। एक साल में 2 से 4 लाख रुपए खर्च करना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होता है और बहुत बड़ी रकम होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है अभी ऐसे में इतने पैसे खर्च करके क्या कोचिंग करना ज़रूरी है, या इसके बिना आप आईएएस नहीं बन पाओगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप बिना कोचिंग के भी आईएएस बन पाते हो, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी सेलेक्ट होते हैं उसमें से कम आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे, आप देखोगे अगर 100 लड़के हैं तो 100 में से आपको 20 से 25 लड़के या 50 लड़के तक भी ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कोचिंग नहीं की, सिर्फ सेल्फ स्टडी करके ही यूपीएससी को क्लियर किया है। और ज़्यादातर देखा जाए तो यूपीएससी को वही लोग क्लियर करते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। जो कोचिंग वाले होते हैं वह क्या करते हैं भी, अपने विचार होते हैं, वह एक स्टूडेंट पर सौ थोपने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं जैसे, और स्टूडेंट भी इतनी मेहनत नहीं करता है भी अपने विचार विकसित करें। जब आप खुद तैयारी करोगे तो आप अपने विचार, अपने जो सोच है उसको और विकसित करोगे, दूसरे लोगों से सीखने का प्रयास करोगे। मगर जब आप एक कोचिंग के अंदर ज्वाइन करते हैं तो वो आप अपने जो विचार होते हैं वह वो आप पर थोपने का प्रयास करते हैं, जितना उनको अच्छा लगता है वो आपको बताते हैं, और आप भी इतनी मेहनत नहीं कर पाते हो भी मैं कुछ और उसके बारे में सोचूं। उन्होंने, आपको लगता है उन्होंने हमें जो बता दिया वो हमने कर तो लिया ही, और क्या सोचने से क्या हो जाएगा। मगर यूपीएससी यही देखते हैं भी आपका एक जो अलग पॉइंट होता है वह आपको दूसरों से अलग बनाता है, और वो आपको एक अलग नंबर दिलाता है और आपको रैंक का ऊपर देता है। इसलिए अगर आप अपनी तैयारी को अपनी सहायता से करेंगे, यानी खुद पढ़कर सेल्फ स्टडी से करेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज एक एक कदम करके आगे करेंगे, तो जो कोचिंग करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके सिलेक्टेड होने के चांसेस होंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, मगर आप ये विश्वास रखिए जो आपका व्यक्तित्व का विकास होगा वह उनसे कहीं बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। बाकी अगर एक क्वेश्चन आता है मन के अंदर भी, कोचिंग का क्या है भी, जो मटेरियल है क्या वो हम पढ़ें या ना पढ़ें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है भी। आप जो कोचिंग जो होती है वह अच्छा मटेरियल्स प्रोवाइड कराती है, आप उनका मटेरियल पढ़ सकते हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ही सस्ते मूल्य पर मिल जाता है, या ऑनलाइन भी उपलब्ध होता है फ्री के अंदर, जिसमें क्या होता है भाई आप उनको डाउनलोड करके अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पढ़ सकते हो। आप उनका जो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। हाँ अच्छा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, चाहे वह नोट्स हो, चाहे वह कोई मैगजीन हो, या किसी प्रकार के कोई जो एमसीक्यूज हो, कोई टेस्ट सीरीज हो, वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचेगा। अगर आप वह भी नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं विश्वास दिलाता हूँ भी जितना आपको कोचिंग वाले करवाएंगे हम आपको इतना ही चीज़ें आपको हम फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे और अच्छे से तैयारी करवाएंगे, एक एक सब्जेक्ट हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो कोचिंग जैसे संस्थाओं में पैसे आप खर्च करने जैसी इतनी आवश्यकता नहीं है, और अगर आप कैपेबल हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में हमारे अंदर मन में क्वेश्चन आता है भी इंग्लिश की कितनी आवश्यकता होती है। क्या मैं अच्छी इंग्लिश नहीं जानता तो क्या मैं यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए इतना तो है भी, अगर आपको आईएएस या आईपीएस या आईआरएस जैसी एक जिम्मेदारी भरी सुविधा यानी सेवा दी जाती है, या आपसे ये आकांक्षा उस टाइम में या आपसे आकांक्षा की जाती है भी आप इतनी अंग्रेजी तो जानो भी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से अलग हो।
क्योंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मानते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मगर अगर हम देखें तो इतना अंग्रेजी नहीं है, बहुत से देशों में अंग्रेजी को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जैसे अभी हिंदी दिवस पर दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में आर्टिकल भी आए थे इस पर। अभी जो हिंदी है या जो अंग्रेजी है वह बहुत कम लोगों में बोली जाती है। जो यूरोप गढ़ माना जाता है अंग्रेजी का, वहाँ पर भी 45 में से 43 देश ऐसे हैं जहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। एक ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए, यानी जैसे लंदन जैसे शहरों को छोड़ दिया जाए तो, मगर उस बात अलग है, उससे हम नहीं जाएंगे। हम कह सकते हैं जो हिंदी है उसका क्या है भी, जो हमारा जो शब्दकोश है वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसको समझने में क्या होता है, थोड़े से या हम कह सकते हैं भी कठिनाई होती है। हिंदी के जो एक ही शब्द का अर्थ 2-3 जगहों पर निकलता है, जबकि इंग्लिश का क्या होता है भी, उसको हम हमारा समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और कहीं न कहीं यूपीएससी भी ये कहता है भी, अगर कहीं भी द्वंद्व होता है इंग्लिश और हिंदी के ट्रांसलेटर के अंदर, तो हम इंग्लिश की बात को मानेंगे, हिंदी की बात को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यह इसी प्रकार से हमें इंग्लिश को थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है, मगर ज़्यादा को हमें कोई मास्टरी इंग्लिश के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इंग्लिश को इतना ही पढ़े कि हम उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और लिख पाएँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं ज़रूरत हो तो बोल पाएँ। बस इतनी इंग्लिश आए बहुत है, ज़्यादा कोई मास्टरी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। इसी के अलावा जो पेपर 1 है, जो जीएस का जो प्रीलिम के अंदर होता है, उसके अंदर ये ट्रांजैक्शन किया जाता है। जो पेपर 2 जो सीसेट का पेपर होता है, उसके अंदर जो कंप्रीहेंशन यानी जो परिच्छेद आते हैं, वह भी कहीं ना कहीं जो हिंदी से यानी इंग्लिश से ट्रांसलेट किए जाते हैं, तो उनको भी समझना आसान होता है। उसके अंदर जो मेन एग्जाम का पेपर 2 होता है, जो इंग्लिश भाषा को होता है, जो कंपलसरी होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए भी हमें इंग्लिश की आवश्यकता है। तो हमें कुछ सामान्य प्रकार की इंग्लिश आना ज़रूरी है, जो आप धीरे धीरे आप तैयारी करोगे तो अपने आप बन जाएगी। उसके लिए कोई विशेष समय देने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, कुछ इंग्लिश का मटेरियल पढ़ोगे, तो उससे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक सामान्य प्रकार की इंग्लिश भाषा आनी ज़रूरी है, कोई ज़्यादा विशेषता की ज़रूरत नहीं है भी आपको सारा टाइम ही अंग्रेजी हो। हाँ, आपको सामान्य अंग्रेजी आती है, अभी नहीं आती है, तो आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कैसे कैसे ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, आज वे अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं, चाहे वह किसी भी एग्जाम्पल में हो। ठीक है, अभी एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ समय पहले ऐसे जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में मोहम्मद शमी थे, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, मगर दूसरे ही मैच में अगर देखें तो उन्होंने अपना जो लेक्चर था, जो उनसे जो बात हुई थी, वह क्या थी, जो इंग्लिश में कहती, तो उन्होंने 2-3 दिनों में इतनी इंग्लिश सीख ली थी ताकि वह बात कर पाएँ। तो इतनी मुश्किल नहीं है अंग्रेजी सीखना, बस 1-2 दिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप भी सीख जाओगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है भी, टाइम टेबल कैसा हो। सबसे पहले क्या होता है, अभी जो टाइम टेबल होता है वह जो घंटों के आधार पर हम निर्धारित करते हैं, तो हमें जो घंटों आधारित जो टाइम टेबल होता है उसको बनाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपना टाइम टेबल कभी भी ये सोच कर नहीं बनाना चाहिए भी ये इतने घंटे में ये पढ़ना है, इतने घंटे में ये पढ़ना है, इतने घंटे में ये पढ़ना है। ठीक है, तो हमें हमारा जो टाइम टेबल है वह हमारे टॉपिक के अनुसार बनाना चाहिए, यानी आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके छोड़ूंगा। ठीक है, आपने जैसे हमने जो हमारी शासन व्यवस्था है, यानी जो लक्ष्मीकांत की आपने किताब उठाई, उसमें आपने कहा भी आज मैं मूल अधिकार का जो चैप्टर है उसको ख़त्म करूँगा। तो उससे क्या होगा भी, आपने 1 या 1.5 या 2 घंटे, आपको जितना भी टाइम उस पर लगा, तो इसमें क्या किया भी, आपने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। मगर अब जब आप घंटे के तौर पर अगर टाइम टेबल बनाते हैं, तो जिससे क्या होगा भी, आपका जितने घंटे में आपका एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उससे आप क्या करते हो भी, आप दूसरे जो सब्जेक्ट होता है उसका टाइम कंज्यूम करते हो, जिसकी वजह से आपके दूसरे सब्जेक्ट का भी टाइम टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है, और ये साइकिल चलता रहता है, जिसकी वजह से हम जब आपका टाइम टेबल का पूरा समय ख़त्म हो जाता है, तो आप देखते हैं भी आपका जो टाइम टेबल बनाया था आपने, वह तो फेल हो गया। फिर आप एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, दूसरे दिन फिर प्रॉब्लम उसके अंदर आती है। तो ये जो फेल होने का नतीजा चलता रहता है, आप अपना टाइम टेबल को सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो टाइम टेबल आप केवल और केवल टॉपिक आधारित बनाए भी, आज सुबह आपने कहा कि मेरे को आज पूरे दिन में ये पढ़ना है, तो आप उस हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, कितने टॉपिक आप ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है, आपने एक टॉपिक लिया, उसको ख़त्म किया, फिर दूसरे टॉपिक का टाइम टेबल बनाए भी, हाँ मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, सुबह जैसे किसी भी टाइम आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप सुबह पढ़ सकते हैं, शाम में पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है भी सुबह में भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आपको देख लें। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, ये जो टाइम टेबल का हमारा जो क्वेश्चन था वह हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि जो टाइम टेबल है आप घंटे के हिसाब से टाइम टेबल बनाओगे तो आपका जो टाइम टेबल का जो स्तर है, वो जो कह सकते हैं जो सीरीज़ है वो चलती जाएगी, फेल होते जाएंगे, टाइम टेबल बनते जाएंगे, और ऐसा आप हमेशा ही करते रहोगे।
इससे अच्छा ऐसा है भी जब तक आपका जो कोर नहीं होता है पूरा टॉप में सिलेबस कंप्लीट, तब तक आप अपना टॉपिक के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, अगला है यूपीएससी का सिलेबस क्या है। सिलेबस भी ज़रूरी है जानना। क्या कहते हैं, जो हमारा सबसे पहला जो यूपीएससी का ये जो सिलेबस है, ये प्री एग्जाम का जो जीएस का एक सिलेबस है। वैसे तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर हम पूरा विस्तार से अगर चर्चा करेंगे तो पूरी एक वीडियो, 1 घंटे की एक वीडियो बनेगी, वो भी एक पेपर की, यानी जीएस पेपर 1 की। मगर उस 1 घंटे के अंदर हम अच्छे से इस चीज़ को डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है भी, सबसे पहले इसके अंदर है भी जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, यानी जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जिनका प्रभाव वैश्विक तौर पर होता है, उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे अभी रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। ठीक है, उसके साथ में जो भारत का इतिहास है, जो हमारे जो भारत का इतिहास था, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है, किस प्रकार की जो गलतियां इतिहास में दोहराई गई वो हम ना दोहराएं, या की गई जो हमें अभी नहीं करनी है, तो इस प्रकार से हमें सीखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो भारतीय जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलन का कैसा प्रभाव है हमारे ऊपर, कैसा प्रभाव हुआ था उस समय और आज भी, वह भी हमें पढ़ना है। इस प्रकार से हम कह सकते हो हिस्ट्री पढ़नी है हमें। ठीक है, हिस्ट्री कौन सी, जो मिडवल है, मॉडर्न है और एंशियंट हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद में जो भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है। ठीक है, और जो विश्व की प्राकृतिक, जो सामाजिक, आर्थिक भूगोल भी पढ़ना है। ठीक है, तो हमें जो हम कह सकते हैं ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमें इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के तो ठीक है क्वेश्चन आते हैं जिसमें ज्वालामुखी हो गया, ज्वार भाटा हो गया, चक्रवात हो गए, ऐसी जैसी चीज़ें। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या है, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो भारतीय जो नदियां हैं, झीलें हैं, ठीक है, इस प्रकार की जो जलवायु है, मौसम है, कृषि है, ये सारी की सारी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। उसके अंदर भारत का जो राजतंत्र हम पढ़ते हैं, जो भारत का राज्य व्यवस्था कैसी है उसका भी पढ़ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम अपनी शासन व्यवस्था से जुड़ने जा रहे हैं, तो हमें राजतंत्र पढ़ना तो आवश्यक होगा। इसी के साथ जो हमारा जो शासनीय संविधान है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी राजनीतिक प्रणाली कैसी है, क्या लोकतांत्रिक प्रणाली है या राजनीतिक प्रणाली है या राजशाही प्रणाली है, ये भी हमारे पढ़ना जरूरी है। पंचायती राज को पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, जो हमारी लोकल लेवल की गवर्नमेंट है वह इस प्रकार से कार्य करती है। लोक नीतियाँ भी पढ़नी है, यानी लोगों के कल्याण के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ना है। जो अधिकार से संबंधित मुद्दे हैं, यानी जो नागरिकों को अधिकार हमें दिए गए हैं, कितने वह उपयोगी हैं, क्या वह देना जरूरी थे, ये भी हमें पढ़ना जरूरी है। अगला कहता है आर्थिक व सामाजिक विकास व सतत विकास। ये हमारे इंडियन इकोनॉमी हम कह सकते हैं, जिसके अंदर हमें हमारा आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। जैसे हमारी गरीबी है, जो समावेशन विकास है, जो हमारी जनसंख्या कंट्रोल की बात है, या सामाजिक क्षेत्र की पहल है, ये भी हमें पढ़ना है, जिसको हम इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी व जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधित, यानी जो हमारी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित सब्जेक्ट है उसको भी हमें पढ़ना है। जो पर्यावरण पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, कैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें हमें पढ़नी है। सामान्य मुद्दे भी हमें पढ़ने हैं, जो हम कह सकते हैं जो नॉर्मल जो मुद्दे होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे हो गए, महिलाओं के विकास से संबंधित मुद्दे हो गए, महिला सशक्तिकरण से मुद्दे हो गए संबंधित। ठीक है, जो लोगों के अधिकारों पर गलत उपयोग करने से संबंधित हो गए, जो लोगों पर गलत अधिकार का उपयोग किया जाता है उनसे संबंधित उपयोग हो। तो इस प्रकार के हमें जो सामान्य मुद्दे होते हैं, ठीक है, जो घरेलू मुद्दे होते हैं, उन पर भी हमें विचार करना है या उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और इसके अंदर इनके लिखा है इस पर विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञता का मतलब आपको इसके ऊपर कोई पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ आपको सामान्य इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं फिर आपके पूछा भी सामान्य विज्ञान का भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी आपकी वैज्ञानिक सोच विकसित करने के से यूपीएससी चाहती है, या फिर कहीं का वैज्ञानिक के उपयोग भी हो। ठीक है, जैसे आप टेक्नोलॉजी से भी जुड़े, ऐसा ना हो भी अभी आप तैयारी कर रहे हैं मगर क्या अभी आपके अंदर वैज्ञानिक सोच नहीं है, आप पुरानी सोच लेकर बैठे हैं, तो उससे भी नहीं होगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। प्रतिदिन आपके अंदर कितने परिवर्तन आ रहे हैं समाज के अंदर, वह भी आपको देख लें, इसलिए आपको विज्ञान पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये एक बेसिक प्रकार का सिलेबस था, वो हमने देख लिया। ब्रॉड सिलेबस के लिए हम एक एक पेपर के लिए एक एक अलग अलग वीडियो बना देंगे, ताकि एक अच्छे से हम सिलेबस को समझ पाएँ। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी हम अच्छे से देखेंगे। अगला है हमें पढ़ने का सही तरीका क्या है। सही तरीका का अर्थ क्या होता है, यूपीएससी के लिए पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। हमने पहले भी देखा था, वीडियो जब स्टार्ट की थी तो उसमें क्या था, एक तो होता है जीके और एक होता है जीएस। यूपीएससी के अंदर जीके का उपयोग नहीं किया, जीएस का ही किया। जीके होता है हमारा सामान्य ज्ञान, ठीक है, जिस चीज़ का हमें ज्ञान होता है। हम प्रधानमंत्री के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम जीके की बात करते हैं तो हम देखते हैं भी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, कौन उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, कितनी उसकी आयु होगी, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ सामान्य ज्ञान के अंदर है।
मगर जब हम सामान्य अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं भी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह किस प्रकार की जाती है। ठीक है, क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति जिस प्रकार से होती है वह तरीका सही है या गलत है। लोकतंत्र जैसे राष्ट्र के अंदर एक जो प्रधानमंत्री है वह किस प्रकार का व्यक्तित्व का व्यक्ति होना चाहिए, इस प्रकार की जो बड़े लेवल पर जो अध्ययन किया जाता है वह कहीं न कहीं जीएस कहलाता है, यानी सामान्य अध्ययन। यानी आपको अध्ययन करना है, वहाँ आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, मगर यहाँ पर ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान के साथ साथ आपको अध्ययन भी करना है उस चीज़ के ऊपर। अध्ययन करना क्या होता है, एक प्रकार की रिसर्च करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जीएस पढ़ना पड़ेगा, नहीं कि जीके पढ़ना पड़ेगा। जबकि हमारा गौर किस पे होता है, जीके पे होता है, हम चीज़ को रट लेते हैं, जबकि यूपीएससी लेके रटना नहीं है, हमें उसको समझना है। ठीक है, उस पर हमें अध्ययन करना है, उस पर वक्त देना है उसको। जीके के अंदर हम क्या करते हैं, 2 फैक्ट हैं, उसको बार बार याद करने के प्रयास करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आपने इसको एक बार पढ़ा, मगर किस प्रकार से उसका उपयोग होगा वह हम जीएस के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो हमें जो पढ़ने का सही तरीका है, तो हमें क्या करना है, अध्ययन करना है चीज़ों पे। करना कौन सा है, सामान्य अध्ययन करना है, हमें उस पर विशेषता नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सामान्य अध्ययन करना है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, जीएस पढ़ना है यूपीएससी के लिए। अगला है यूपीएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 2022 का पेपर के, हमने 2 क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ये पहला का है अभी त्वरित वित्तीयन प्रपत्र, जैसे इसके अंदर जैसे प्रपत्र, तो हम हिंदी में से नहीं समझ पाते इसको, जैसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंटल, तो इससे हम करेंगे तो जल्दी से समझ पाएंगे। हालांकि त्वरित ऋण सुविधा, जिसको बोलते हैं रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, निम्न में से किसके द्वारा एक उधार दिए गए उपबंध है। ये कब होगा, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हमने देखा भी श्रीलंका के अंदर जो आर्थिक क्राइसिस आया था, आर्थिक संकट आया था, चीज़ें इतनी महंगी हो गई थी भी, उनको खरीदना लगभग बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो ऐसी स्थिति में क्या था, क्या कहा था भी, जो आईएमएफ होती है वह किसी भी जो देश होता है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह उसको मुफ्त में बिना कोई गारंटी पर उसको पैसे देती है, ताकि आप अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार पाओ। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर से या न्यूज़पेपर पढ़ते तो आपको ये आंसर मिल जाता है। इसका आंसर है बी, कौन सा, आईएमएफ। ठीक है, तो अभी आंसर हम इसका नहीं देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं भी किस प्रकार के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक तो इस प्रकार के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पे पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जैसे क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभाविक रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है, अगर हम गौर से देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, फिर क्या भी हमें जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है मुद्रास्फीति का। ये मुद्रास्फीति क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, ठीक है, ये सरकारी प्रतिभूतियां क्या है। तो ये देखिए, इसके अंदर हमने 3-4 चीज़ें देखी हैं, उन 3-4 चीज़ों को मिला करके एक स्टेटमेंट बनाया गया है। तो हमें जब हम पढ़ते हैं अच्छे से, तब हमें क्या करें भी, हम 3-4 चीज़ों को अलग अलग पढ़ते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो अब हम सीखते हैं भी अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। जब हम मुद्रास्फीति का टॉपिक समझते हैं तो उसमें हम देखते हैं भी मुद्रास्फीति क्या है। फिर हम भारतीय रिजर्व बैंक की क्या जिम्मेवारी है मुद्रास्फीति से संबंधित। ठीक है, संभाविक रूप से विशेष सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, इसके खरीदने से क्या फायदा है, इसके बेचने से क्या नुकसान है। तो इस प्रकार के हम जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, कई टॉपिकों को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। उस स्टेटमेंट के अलावा अलग अलग स्टेटमेंट और बनाए जाते हैं। तो ऐसा समझो भी आप कहीं ना कहीं अध्ययन करोगे तभी इस प्रकार के आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, तो आपको जीके नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ पाओगे। ठीक है, या सॉल्व कर पाओगे। तो जो यूपीएससी में क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार के अंदर आते हैं। तो ये कौन सा पेपर है, ये प्री का पेपर है, यानी जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था 2022 का, उसका है। मेंस का अभी हम देखते हैं। जो मेंस का जो पेपर, जीएस का पेपर का 1 हुआ था, यानी 16 तारीख को हुआ था, 16 तारीख को। आज मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ये 18 तारीख है। ठीक है, तो ये पेपर 2 दिन पहले हुआ था। तो ये इसका एक टाइम टेबल दे रखा है, जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप ऐसा टाइम टेबल देखो भी कौन सा पेपर कब है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। जो पेपर का जो फ्रंट पेज होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है।
ठीक है, जिसमें आप देखोगे भी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस लगी होती हैं, कुछ आपको क्वेश्चन दिए होते हैं भी कितने वर्डों में लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको अलग अलग दिए हुए भी कितने शब्दों में आपको इसको लिख देंगे, दोनों भाषा में हिंदी और इंग्लिश में छपे होंगे। ठीक है, और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न भाग में नियमित अंक के समान दिए जाएंगे भी, अलग अलग अंक के अलग अलग क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती है वह आपको पढ़नी होती है। ये पहला पेज पेपर का होता है। ठीक है, जहाँ पे पेपर 2 होगा तो यहाँ पर पेपर 2 हो गया, यह समय दिया हो और यहाँ पर इसके कितने अंक का ये है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन क्या था ये देख लेते हैं। क्या कहते हैं, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन को देखें तो इसके अंदर क्या है भी, क्या हम सिंपल से उसके देख सकते हैं। सबसे पहले जब हम मध्यकालीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो मध्यकालीन जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो जो भारत की जो मंदिर में जो मूर्ति कला थी, ठीक है, जो मूर्ति कला भारत में जो मंदिर थे उसमें जो मूर्ति कला बनाई जाती थी वह सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, यानी वह समाज से प्रभावित होकर के इस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती है। तो इस बात का हमें स्पष्ट करना है भी ये बात कितनी कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है। ठीक है, तो इस बात को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मेंस के अंदर आते हैं। तो ये किस चीज़ का, हमारा जो जीएस पेपर 1 है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, अभी जो 16 तारीख को जो पेपर हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है इसका, तो दूसरा कथन था कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल से अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। यानी ये क्वेश्चन क्या कहता है भी, जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वह भारत के जो शासक थे उनकी सेना से संख्या में तो छोटी थी मगर फिर भी वह उससे जीतती रही थी। तो इसके कारण बताने भी क्या कारण थे भी, वह छोटी थी हमारी सेना, उसके पास अगर ब्रिटिश सेना के पास अगर 100 लोग थे तो भारतीय शासकों के पास 500 लोग थे, मगर उसके पास 100 वाले जीत गए, 500 वाले फिर हार गए। तो इसके पीछे जो कारण थे वह बताने थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था कि जब आप इस बात पे थोड़ा अध्ययन करोगे अच्छे से तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हमें यूपीएससी के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन था, अभी मन में जो क्वेश्चन आता है अभी, यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है। ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम एक दो दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो फिर बोर होने लगते हैं, यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ें। क्या न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है? क्या हम न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो क्या हमारा ऐसा कुछ हो सकता है भी हम न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो भी हमारा काम चल जाए? तो इसके हम देखते हैं, सबसे पहले हमें इसके लिए ज़रूरी होता है जी न्यूज़पेपर पढ़ना कब शुरू करना चाहिए, हमें ये ज़रूरी देखना होता है। न्यूज़पेपर आप तभी पढ़ें जब आपने कुछ पहले पढ़ रखा हो, यानी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप जीरो से शुरू करें। बिल्कुल आपने अभी तक एनसीईआरटी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है तो आप न्यूज़पेपर छोड़ सकते हैं। ठीक है, जब तक आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब तक आप एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तब तक आप न्यूज़पेपर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब न्यूज़पेपर में क्या है भी, आप ठीक है आप आपके न्यूज़पेपर आता है, आपको शौक़ है तो आप एक बार न्यूज़पेपर को देख सकते हैं, मगर आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार मैं न्यूज़पेपर से कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझको यही नहीं पता चल रहा है भी कौन सी न्यूज़ है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज़ ऐसी है जो मेरे लिए काम की नहीं है। तो इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जान लेते, उसके सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं जान लेते, तब तक ये इस बात की कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं, कोई भी एस्पिरेंट है या कोई भी उम्मीदवार है सबके मन में ये कन्फ्यूज़न बना रहता है भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। हाँ, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी या कोई नॉर्मल किताब नहीं पढ़ी है या सिलेबस अच्छे से नहीं देखा है तो आप एक बार के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर सकते हैं। इससे अच्छा आप क्या है भी, आप क्या करें, जो हम जो वीडियो बनाते हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें क्या होता है कि हम जो न्यूज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है दैनिक जागरण और द हिंदू से, उसका हम अच्छे से क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं भी किस प्रकार की ऐसी न्यूज़ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। फिर साथ ही साथ उसके जो बैकग्राउंड है, जो आपने पढ़ा है या जो आपने किताबों से उस चीज़ के बारे में पढ़ा है, तो उसमें हमें डिस्कशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक जो स्क्रीनशॉट और एक जो न्यूज़ ली है, जिसके अंदर एक जो क्वेश्चन है वर्ष 2022 का जो पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन है, दूसरा जो स्क्रीनशॉट है वह दैनिक जागरण का एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, जो एक अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी। इसमें कहा किया गया भी अस्वीकार्य रूप से
उच्च स्तर पर बनी हुई महंगाई, किसने कहा है ये बात? ये हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा है। ठीक है, खबर के आते हुए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने माना है कि कुछ नरमी के बावजूद मुद्रास्फीति अस्वीकार्य और असुविधाजनक रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई है। अब इसका बात क्या है, अगर इसको गौर करें तो सबसे पहली बात है, अभी कहा भी, एक तो ये मौद्रिक नीति समिति क्या चीज है, ठीक है, एक आरबीआई क्या चीज है, ये भी हमें जरूरी है। जो आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ये क्या चीज है, ये मौद्रिक नीति समिति क्या चीज है। फिर ठीक है जी, फिर उनके जो गवर्नर हैं उनके बारे में, जैसे शक्तिकांत दास है, ये हमें ठीक है जी, आरबीआई के जो गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास जी है। ठीक है, ये यहाँ तो हो गया हमारा जी के, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, हमारे शक्तिकांत दास जी हो गए। ठीक है, मगर उन्होंने एक बात कही है, क्या बात कही है भी, हमने जो मुद्रास्फीति, अब ये मुद्रास्फीति क्या चीज़ है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन था उसमें भी मुद्रास्फीति आया था। अब देखो, मुद्रास्फीति का क्वेश्चन वहां पर आया था और मुद्रास्फीति का जिक्र न्यूज़पेपर में हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो मुद्रास्फीति को अस्वीकार्य रूप से, यानी हम कैसे, असुविधा रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई है, यानी हमने जो नरमी दी है उसका असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये किसने कहा, आरबीआई के गवर्नर ने कहा था। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे बना सकती है, यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया भी, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रण कर कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो हमें अभी देखा ये कौन है, आरबीआई, कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आंसर तो डी हो गया इसका। मगर इसको हमने न्यूज़पेपर से पढ़ा ये चीज़, तब हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। जो हमने पढ़ा है उसका उपयोग है यहाँ पे होता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना पसंद करें, ठीक है, जैसे हमने अब किसी से कहा भी मुझे बाइक चलाना सीखना है या कोई भी गाड़ी चलाना सीखना है, तो उसने कह दिया भी आपको चलो बाइक चलाना सीखना है, तो आप ऐसा कीजिए भी, एक तो बाइक लीजिए, सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने के बाद आप उस पर धीरे से आप उस पर क्लच दबाइए, फिर आप उसको गियर लगाइए और धीरे से क्लच को छोड़िए और आपको बाइक चलानी से आ जाएगी। क्या इतने से में बाइक चलाना आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम उस बाइक को प्रैक्टिकली रूप में नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगा बाइक कैसे चलाया जाता है। आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन आपको लगेंगे सीखने के, एक दो बार आप गिरेंगे भी, न गिरे तो भी आपका बैलेंस ज़रूर बिगड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये न्यूज़पेपर होता है। जो आपने पढ़ा है उसका किस प्रकार से उपयोग होता है वह किससे पता चलता है, हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है। भी सच में जो आज आपने जैसे सीबीआई के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है या फिर लक्ष्मीकांत की बुक है उससे हमने सीबीआई के बारे में पढ़ा भी, सीबीआई ये काम करती है, ऐसे काम करती है, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, सारा उसके बेसिक हमने उसका पढ़ लिया। मगर जो सीबीआई काम कैसे करती है, क्या सच में सीबीआई जिस चीज़ के लिए बनाई गई है वह काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो वह किससे मुझे पता चलता है, हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है। तो इसलिए हमारे लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे लिए कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट का काम करते हैं। क्या जो हमने पढ़ा है वो सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जैसे लोकतंत्र की बात करते हैं तो देखते हैं तो क्या भारत में सच में लोकतंत्र है या नहीं है, या पढ़ने में लोकतंत्र है। जब हम न्यूज़पेपर देखते हैं भी, हमारे जो चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के टाइम हम देखते हैं भी लोकतंत्र 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 बोलते हैं, तो ये लोकतंत्र क्या है। तब हमने लोकतंत्र कहाँ पढ़ा था, लक्ष्मीकांत में पढ़ा था। हाँ, देश में लोकतंत्र है, तो हमें पता चलता है। ठीक है, इसी के साथ में आगे क्या देखते हैं हम आगे हम इसमें देखते हैं भी न्यूज़पेपर में और नए नए टॉपिक आते हैं जो कहीं ना कहीं जो अभी क्या है भी डिस्कशन नहीं हुए। से हमारी जैसे जैसे समय बदलता रहता है, हमारी ज़रूरतें और हमारा जो समाज है वो बदलता रहेगा, जिस हिसाब से जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर परिवर्तन आते रहते हैं, वह भी हमें कहाँ न्यूज़पेपर से पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, मगर ये आप तभी पढ़ें जब आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी आप कवर कर लें, क्योंकि तब तक अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे हमेशा के लिए कि आप क्या गलत पढ़ रहे हैं या आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं है। तो इस प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा टेंशन मत लीजिए, आप अपने एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। न्यूज़पेपर आप चाहते हैं तो एक बार छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वीडियो देखते रहें, जिससे आपका क्या होगा, नॉलेज बिल्डअप होगा। ताकि आप जो एक वहाँ से आप वीडियो से देख लेंगे उसका बेसिक, एक बार किताब से देखेंगे, एक बार रिविज़न करेंगे तो आपका वह पक्का हो जाएगा।
ठीक है। फिर आने वाले 1-2 आपको जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, 6 महीने 7 महीने, तो फिर आप ऑटोमेटिक इस बात को समझने लगे भी कौन सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आप पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं। एक बार आप न्यूज़पेपर को ज़्यादा टाइम जित लगता है भी आपको 2 घंटे लग रहे हैं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक बार आप न्यूज़पेपर को आधे घंटा देख लीजिए, ऊपर हेडलाइन पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लीजिए, मगर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वीडियो तो आप देख ही सकते हैं। आगे क्वेश्चन आता है भी न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें। अब जब हम देखते हैं भी हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो हमारे अंदर बहुत सी मिथ्या होती है। इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं द हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ो, द हिंदू पढ़ो। ठीक है, तो द हिंदू का ऐसा है जी भी ठीक है जी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो द हिंदू ठीक है, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर दैनिक जागरण हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण सबसे बेस्ट है। फिर उसके अलावा और भी कहते हैं भी आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, जनसत्ता पढ़ो, दैनिक भास्कर भी पढ़ दो। तो ऐसी कोई बात नहीं, जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी, जो यूपीएससी जिसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती है, वह द हिंदू के अंदर भी आएगी, दैनिक जागरण के अंदर भी आएगी, जनसत्ता के अंदर भी आएगी, और दैनिक भास्कर के अंदर भी आएगी, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आएगी, ट्रिब्यूनल के अंदर भी आएगी। यानी ऐसी न्यूज़ को यूपीएससी चूज करता है जो सभी इतनी बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, उसी के बैकग्राउंड में जाकर यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। और जो बड़ी न्यूज़ होती है वह सभी अखबार कवर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ क्या होती है कि कोई अखबार में एक दिन पहले या एक दिन बाद में आ जाती है। अगर आपने हमारे जो रिवीजन था जिसके अंदर एमसीक्यूज बनाते थे, हमने उसके अंदर बताया था ये न्यूज़ थी जो एक दिन पहले दैनिक जागरण या द हिंदू में आई थी, आज ये दूसरे न्यूज़पेपर में अंदर है। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए भी, आपको वह ही पढ़ना है। हाँ, एडिटोरियल पेज है जो आप हमारी ये जो वीडियो है जिसके अंदर द हिंदू और दैनिक जागरण के जो अच्छे एडिटोरियल आते हैं वह हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि आज 18 तारीख थी, तो अगर आप वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो आप ये उस दिन का जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में अगर आप आज ही देख रहे हैं तो आप 18 तारीख का देख सकते हैं, या कल सुबह भी देखेंगे तो आप 19 का ये देख सकते हैं, जिसकी आपके अंदर और क्लियरिटी आएगी। ये तो आपको ज़रूर वीडियो देखनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपकी एक सोच डेवलप होगी, आपको एक ऐसा लगेगा भी आपने कुछ एक अच्छी चीज़ नई सीखने को मिली है। ठीक है, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ क्या है भी वो विचारों की बात होती है कि कोई किस बात पे किस प्रकार के विचार देता है, तो आपके एक सोच डेवलप होगी, तो इसको आप एक देख सकते हैं। ठीक है, अगला हो भी यूपीएससी के लिए कितनी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। कोई हज़ारों किताबें बता देता है, कई कई तो वो सिर्फ 5 ही किताबें काफ़ी है। ठीक है, तो ये भी मिथ्या होती है भी, उसके लिए ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नहीं। किताबों के अंदर क्या होता है भी, जो एक किताब के अंदर जी बात दी होती है वही दूसरी किताब के अंदर एक अलग भाषा के रूप में पेश की जाती है, चीज़ वही होती है। मगर किताबें में क्या होता है, एक दो चीज़ों को छोड़कर बाकी वही की वही चीज़ सारी के अंदर रिपीट होती है। इससे क्या होगा भी, जब आप एनसीईआरटी के 6 से +2 तक की सारी किताबें पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में आप कोई एडवांस किताब पढ़ने के प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे फिर लगभग वही बातें क्या बार बार रिपीट हो रही हैं। यही बात मैंने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी थी और यही बता मैं इस किताब के अंदर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भी आपको उसके लिए हज़ारों किताब पढ़ें। एक बार आप 6 क्लास से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी धीरे धीरे करके आराम से पूरी कीजिए। उसके बाद में हम जो एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसके अंदर 6 क्लास के एक चैप्टर वाइज उसके एमसीक्यूज़ बनाएंगे। आपने जो पहला चैप्टर बना उसका आप एमसीक्यूज़ शुरू कीजिए, उसका एमसीक्यूज़ देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार की आप धीरे धीरे वीडियो देखते जाएंगे तो आपका ये सारा हो जाएगा। फिर एक सबसे फेमस बुक है जिसको बोलते हैं हम लक्ष्मीकांत है, जो पॉलिटी की है, जो भारतीय जो राज व्यवस्था है पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है। ये बुक आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, ये आप खरीद सकते हैं। +2 के आप उसमें भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे और इसके अंदर भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भी वही चीज़ जो आपने वहाँ पढ़ी थी लगभग ज़्यादातर चीज़ें वह रिपीट हो रही है। कुछ चीज़ें यहाँ हैं जिसके अंदर आपको नई किताबें में नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी। वहाँ आप बेसिक सीखेंगे या उसका आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल सीखेंगे। एक आर्ट एंड कल्चर की है जो आप यानी एनसीईआरटी में कवर करेंगे। बाद में जो ये एक नितिन सिंघानिया की एक बुक है जो शायद हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे भी वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, होगी वही चीज़ रिपीट, सिर्फ 2-3 चीज़ों को छोड़कर बाकी वही की वही चीज़ें सारी की सारी क्या होंगी, रिपीट होंगी, कोई नई चीज़ें नहीं होगी। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आप मजीद हुसैन की एक बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो वो नोट्स भी पढ़ सकते हैं।
वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आप +1 की एनसीईआरटी की बुक है वह पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक एटलस आता है, वह एटलस साथ में रखिए। जिस प्रकार के मैप का डिस्कशन होता है उसको मैप पर देखिए, किस प्रकार की चीज़ें हैं, चाहे वो ज्योग्राफिकल मैप हो या फिजिकल मैप हो, मैप को देखते जाइए। आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें ज्वालामुखी हो गया, चक्रवात हो गए, वह धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ठीक है। बाकी अगर आप इसके अंदर कोई और बुक लिखना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो राइटर हैं उन्हीं के बुक लें, आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है। और अगर कोई पसंद नहीं है तो जो आपको अच्छी बुक लगे वह ले लीजिए, पढ़ लीजिए। दूर और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, उसी को बार बार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप पढ़ें उसी बुक को पढ़ें, नई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आपका बेस वहाँ से स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इन बुकों में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए एक रमेश सिंह की बुक है, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वह इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ अच्छे खासे दे रखे हैं, मगर अगर ये समझ में वहाँ नहीं आती है तो आप इन सारे सब्जेक्टों की हम क्या करेंगे, जो हम क्या करते हैं एमसीक्यूज़ बेस और वैसे भी समझाने टाइप में हम वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो देख लीजिए, फिर वहाँ से पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ सकते हैं। होगा क्या, वही चीज़ जो आपने पहले पढ़ी वही रिपीट होगी। ठीक है। मगर स्पेक्ट्रम के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और विपिन चंद्रा के अंदर जो कि पहले एनसीईआरटी की किताब थी, फिर बाद में जाकर एक ये विपिन चंद्रा बुक बन गई, तो है तो ये भी एनसीईआरटी, मगर ऐसा है भी इसको बाद में एक राइटर का नाम दे दिया गया, तो क्या थोड़ा बहुत संशोधन करके, और ये थोड़ी सी अलग बुक बन गई। तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये चीज़ उसके अंदर बारे के रिपीट होगी। ठीक है। फिर उसके बाद में जो मिडवेल हिस्ट्री के लिए आप एक सतीश चंद्र की बुक पढ़ सकते हैं, बाद में एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे तो वहीं से भी क्लियर हो जाएगा, कोई एक दो टॉपिक रहेंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है। जरूरी नहीं भी इन्हीं राइटर की कोई भी बुक मिलती है आप उसको पढ़ सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की जो RS शर्मा की एक बुक है, जो पहले एक एनसीईआरटी की बुक थी, ठीक है, वह भी एक एनसीईआरटी की तरह ही बनाई गई है, एक कहानी की सिस्टम है, आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर एक आप +2 के अंदर जो बायोलॉजी की एक बुक है वह पढ़ेंगे तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब जो मजीद हुसैन की एक बुक है, एक महेश कुमार की बुक है हिंदी मीडियम के अंदर, वह भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई और राइटर की भी बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, PI भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या कोई भी एक मैगजीन पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डेली आप कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ दीजिए। ठीक है। कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट की पढ़ सकते हैं, कोई भी वैसे मैगजीन लेकर न्यूज़पेपर के साथ कोई न्यूज़ भी आती है वह पढ़ सकते हैं। पर मेरा सजेशन है भी आप कोई इंस्टीट्यूट की जो फ्री में मिलती है वह आप ले सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं। ये CSET के लिए आपको जो पीछे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कीजिए, जिससे क्या होगा आपको जो अच्छे से उसका पता चल जाए भी किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जैसे रीजनिंग की ले सकते हैं, मैथ की ले सकते हैं, और कुछ प्रैक्टिस के लिए आप जो परिच्छेद है उनकी एक बुक ले सकते हैं, या फिर जो पीछे जो हमारे एग्जाम में आए हैं वही प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, काफ़ी हो जाएगा, जिससे आपका CSET क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है वह क्या भी UPSC को पास होने में कितना टाइम लग जाएगा। देखिए, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और मेहनती छात्र हैं और जीरो से शुरू करते हैं तो आप मान के चलिए आपको 1.5 से 2 साल लग जाएगा। ठीक है। हम 1.5 से 2 साल इस प्रकार से कह रहे हैं क्योंकि आपको 1.5 साल अपना सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा। ठीक है। फिर 6 महीने आप उस सिलेबस का रिवीजन करोगे, साथ साथ ऐसे न्यूज़पेपर के साथ आपका रिवीजन होता रहेगा, साथ साथ आप अपनी जो तैयारी है और बेहतर करोगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ऐसा मान के चलो भी 1.5 से 2 साल आपको कम से कम ये लगेंगे अगर आप जीरो से शुरू करते हैं तो। ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और अगर आप इससे अच्छे तैयारी करते हैं, आपका बेसिक ठीक है, आपने अच्छे से पहले पढ़ा है, तो आप इससे कम टाइम भी आपको लग सकता है। पर नॉर्मली हम कहते हैं भी 1.5 से 2 साल टाइम तो अपना कम से कम लग ही जाता है। हम अपना इतना बड़ा सिलेबस है, कवर करने में कुछ टाइम तो लगेगा ही। ठीक है। तो इसमें ये नहीं देखा था भी कितना टाइम लगेगा, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। तो आपका UPSC अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है। मुझे नहीं लगता अभी हमने इतने अच्छे से डिस्कशन कर लिया, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है जो आपके अंदर जो दुविधा बनाए रखता है, तो उससे क्या होगा, अभी आप क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम कमेंट बॉक्स में भी मैं सबका जवाब दे देता हूँ। ठीक है। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा,
थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करके उस पेज पे, और फिर भी अगर आपके अंदर कोई और दुविधा रह जा सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, जिसकी वजह से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप मुझसे कुछ पर्सनली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई आपके अंदर और दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धैर्य बना के रखिए, कोई बड़ी बात नहीं, यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।